जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज हमने चलाई हुई है, उस प्रैक्टिस सीरीज क्रम में ये हमारा फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो इन चारों में से जो भारत का हड़प्पा का बृहद स्थल है वो कौन सा है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है इसमें से सबसे, देखिए बृहद का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा स्थल। तो हरियाणा के हिसार जिले में जो राखीगढ़ी है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा देखिए और जो नाम आते हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला जो कि पाकिस्तान में अभी, और राखीगढ़ी और धोलावीरी। तो ये देखिए जो 5 बृहद स्थल हैं ये इसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़ी, तो इसलिए उत्तर होगा राखीगढ़ी। इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? देखिए इसमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्रभावित नहीं था? तो इसका जो आंसर होगा वो है चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा, चित्तौड़। बाकी देखिए झांसी और जगदीशपुर और लखनऊ ये सब इसमें प्रभावित हुए थे। इसके बाद में देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन आता है आपको बार बार बताता हूँ कि इनके जो लीडर्स हैं, जिसने इनको लीड किया था 1857 की क्रांति को, जहां जहां से लीड किया था, वो उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। अन्यथा आप किसी किताब से वैसे पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आना देखिए अति संभावित है। तो देखिए इसका आंसर होगा चित्तौड़। इसमें मैं आपको बता दूं, झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और कुंवर सिंह ने जो किया था वो किया था जगदीशपुर से। बाकी लखनऊ से किया था जो बेगम हजरत महल थी। थर्ड क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई है? तो देखिए ये शुरुआत की गई है एनटीपीसी द्वारा। ये शुरुआत की गई है एनटीपीसी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भारत की सबसे बड़ी तैरती या फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। और देखिए इसमें जो ये कहाँ पे की है, तो ये पूछा जाता है, तो ये की है तेलंगाना में। तेलंगाना में की है। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती और ऊर्जा परियोजना का संचालन कर रहा है एनटीपीसी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑपरेशन नारकोस। देखिए इस तरीके से ऑपरेशन है, ये अच्छे से नाम सुनने में लगते हैं, नारकोस वगैरह। तो इन ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको आप नजरअंदाज ना करें। ऑपरेशन नारकोस जो है किस सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है? तो देखिए ये चलाया गया है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। इसका आंसर है रेलवे सुरक्षा बल। और ये रिलेटेड किससे था, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये नशीले पदार्थों की जो तस्करी थी उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया है। तो इसमें जो है नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं, उनको क्या किया जाता है, जब्त किया जाता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से सही गलत बताना है। तो देखिए पहला कथन है असर्शन। असर्शन क्या होता है? कथन दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ है, फिर रीजन। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो इसमें तो देखिए कोई दो राय है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसलिए ये तो सही हो जाता है। इसके बाद में देखिए दूसरा है कि सतत विकास के अभिप्राय है ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो देखिए ये डेफिनेशन आपको रटी हुई होगी। सतत विकास की जो है, सतत पोषणीय विकास जो है, उसकी डेफिनेशन यही है। तो इसलिए देखिए ये एक तरीके से डेफिनेशन थी ऊपर, और ये इसका रीजन बिल्कुल सटीक बैठता है। तो इसमें जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होना चाहिए ए। इसके बारे में जो सतत पोषणीय विकास है, ये सतत विकास है, उसके बारे में आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो देखिए WCED जो है, उसने 1987 में प्रकाशित की थी एक रिपोर्ट, जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। और इसको जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके देखिए इसी के बेसिस पे ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है, कारण जो दिया गया है, यही उसी के बेसिस पे दिया गया है। कौन सी रिपोर्ट के द्वारा? अवर कॉमन फ्यूचर के द्वारा ये दिया गया है। बाकी और देखिए इसमें कोई और ऐसी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको पता ही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो चीजें हैं वो बनी रहें, और हमें इस तरीके से वर्तमान समय में जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करना है कि आगे की जो जनरेशन है उनको मिलती रहे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो देखिए इसमें ये बात आ रही है वायुमंडल की। तो वायुमंडल में जो किया जाता है ओजोन द्वारा वो है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें मतलब कि जो अल्ट्रावायलेंट रेज होती हैं उनको ओजोन लेयर जो है वो क्या कर लेती है, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर लेती है। बल्कि देखिए जो ओजोन लेयर है इसका फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 क्या करता है
कि अगर नीचे के स्तर पे हो, जमीनी स्तर पे हो, अगर ओजोन जमीनी स्तर पे हो तो ये बहुत ही खतरनाक प्रदूषक का काम करती है और ये बहुत ही देखिए जो है जानलेवा होती है ओजोन, जो अगर हमारे जमीनी स्तर पे हो तो। जबकि अगर ये वायुमंडल में होती है तो ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को या पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जमीनी स्तर पे इनमें से कौन सा जो है खतरनाक प्रदूषक है, तो आपको जो है ओजोन दे दिया जाएगा, आपको लगेगा ओजोन तो फायदा करती है, तो आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कर देंगे उसको। इसके बाद में देखिए सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले वही बात है कि ह्यूमन एरर्स को कम करना है। तो ह्यूमन एरर्स कम करने के लिए आप ये देख लीजिए, सुमेलित नहीं वाली चीज दी गई है इसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थर्मल पावर स्टेशन से बिल्कुल निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से बिल्कुल नहीं निकलती है, ऑटोमोबाइल से नहीं निकलती है, तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह से निकलती है। तो इसलिए आगे की और देख लेते हैं ऑप्शन। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, ये देखिए ये भी बिल्कुल सही है, जलमग्न धान के खेत से निकलता है। इसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से निकलती है। इसका जो आंसर होगा करेक्ट सुमेलित कौन सा सही नहीं है, वो ये नहीं है, बी ऑप्शन। अब देखिए अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें हम, तो इसमें जो होता है क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, कार्बन होता है, ये तीनों चीजें मैंने आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। और इसमें रेफ्रिजरेटर या इस तरीके से यंत्र जो शीत जो बेसिकली क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल की जाती है CFC। इसके बाद में देखिए CFC जो है बैन है और मोस्ट ऑफ द जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने इसको माना है, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। इंडिया ने भी जो है 1992 में इसको क्या कर लिया था, बेसिकली इंडिया ने इसको साइन कर लिया था ऑफिशियली। और ये जो है CFC ये रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो देखिए ये जो सब चीजें मैं बताता हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ के जाएंगे। तो इंडिया ने 1992 में इसको अडॉप्ट कर लिया था, जो ये जो मॉन्ट्रियल ओजोन प्रोटोकॉल से रिलेटेड CFC को बैन करने वाली चीज थी। और इसके बाद में देखिए अभी अराउंड 197 जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसको अपनाया हुआ है कि CFC यूज नहीं करते हैं। इसके बाद में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में जो है बनी थी, लेकिन इफेक्ट में 1989 में आई थी और इसको साइन किया था इंडिया ने 1992 में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो वनाच्छादन हेतु न्यूनतम जो संस्तुत भूमि क्षेत्र होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो देखिए इसका जो मतलब है वो यही है कि कितने, अगर आपको संतुलन बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना है एनवायरमेंट का, तो भूमि क्षेत्र कितनी भूमि क्षेत्र जो है वन होने चाहिए। तो देखिए इसका आंसर है 33%। एक तिहाई जो है वन होने आवश्यक है, एक तिहाई वन होने आवश्यक है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। और देखिए ये है प्लेन्स पे, अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 2/3 है, 2/3 2/3 जो है इसका रहने वाला है। तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन एज इट इज भी बन सकता है कि पहाड़ी पे कितना है, तो 2/3 है, 2/3 हिस्सा है। जबकि जो प्लेन एरिया है वहां पे कितना है 33%, 1/3 है, वहां पे कितना है 1/3। मतलब अगर 3 पार्ट कर दिए जाए अर्थ के तो एक पार्ट पे 1 होना जरूरी है। अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पे क्या होता है, देखिए अपर्दन, जो भूमि अपर्दन है या भूस्खलन है, ये सारी घटनाओं को रोकने के लिए ज्यादा पेड़ होने चाहिए। तो इसलिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ज्यादा पेड़ होने चाहिए, तो इसलिए वहां पे 2/3 का क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पगमार्क जो तकनीक है, पगमार्क तकनीक वो किसके लिए प्रयोग में की जाती है, वो लाई जाती है बेसिकली जो पगमार्क जो तकनीक है वो बेसिकली लाई जाती है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करने के लिए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर सी, कि जो विभिन्न वन्य जंतु है, मान लीजिए टाइगर है या कोई भी वन में जो जो घूम रहे हैं जंतु, उनके पगों से, उनके पैरों से उनकी जनसंख्या का आकलन किया जाता है। देखिए नापा जाता है कि किस ये पैर बड़ा है या छोटा है, इस तरीके से जो भी वहां पे सर्वे करते हैं, तो पगमार्क जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें। इस तकनीक में देखिए पशुओं के पद चिन्हों की संख्या के आधार पर विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या का आकलन किया जाता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गांधीनियन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है। तो देखिए गांधी जी का इनोवेशन का मतलब क्या है कि कम निवेश में अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, कम निवेश में अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो आंसर नंबर डी जो है इसका आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा, वो है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। और देखिए ये जो शब्दावली सर्वप्रथम दी, बेसिकली इसको प्रयोग किया था, वो किया था प्रहलाद और RA मालेशकर ने। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि गांधी ने इनोवेशन इसको कहते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है, तो जुपिटर सबसे बड़ा है। तो जुपिटर जो है सबसे बड़ा है, जुपिटर को
क्या कहते हैं हिंदी में, बृहस्पति। तो आंसर होगा ए। इसके बाद में देखिए 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फिर से देखिए सुमेलित नहीं है, ये वाली चीज करनी है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और डैम से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा डैम वाला जो पार्ट है वो आप देख लेंगे। तो देखिए नांगल डैम जो है किस पे है, तो इसमें नांगल डैम जो है सतलुज नदी पे है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखिए सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस पे है, नर्मदा रिवर पे, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखिए जो बेसिकली जो नागार्जुन सागर है वो गोदावरी नदी पे है, ये बात सही नहीं है। इसके बाद में हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन, इसमें से जो नागार्जुन सागर डैम है जो ये किस पे है, ये कृष्णा नदी पे है, ये कृष्णा नदी पे है और गोदावरी नदी पे नहीं है ये। तो इसलिए इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं होगा, ये सी ऑप्शन नहीं होगा। 13 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है। देखिए मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं या कठोर है। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में मैं कहूंगा। एनफोर्सेबल का मतलब है, वाद योग्य मतलब एनफोर्सेबल है कि नहीं है, और अवाद मतलब जो एनफोर्सेबल नहीं हो। तो देखिए जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, वो वाद योग्य है। जो बेसिकली हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो वाद योग्य है, एनफोर्सेबल है, एनफोर्स किया जा सकता है। देखिए आपके अगर उल्लंघन होता है आपके राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, तो आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है पहुंच सकते हैं। 32 आर्टिकल नंबर 32 और 226 के तहत जो है आप अपनी रेट को प्रस्तुत कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसके अलावा देखिए अवाद्य की जो अवाद्य योग्य मतलब जो नॉन एनफोर्सेबल है उसका क्या होगा, वो है डीपीएसपी। उसका उदाहरण होगा डीपीएसपी, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो अवाद्य योग्य है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो देखिए इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति को, देखिए ये पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, कई बार जो है आप राष्ट्रपति समझ लेंगे इसको तो क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन एक निर्वाचक गण, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन होते हैं। तो देखिए उसमें कौन कौन होते हैं, उसमें होते हैं सांसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो देखिए संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, उसके दोनों सदन जो है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके सभी सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। और देखिए इसमें सभी सदस्यों का मतलब है जो निर्वाचित है, इलेक्टेड है, और जो मनोनीत है, जो कि बेसिकली क्या है, मनोनीत का मतलब है जो, मनोनीत मतलब है जो नॉमिनेटेड है, जो नॉमिनेटेड है और जो इलेक्टेड है, दोनों ही मेंबर्स मिलकर एक निर्वाचक गण यानी इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण करते हैं। और देखिए एक चीज और याद रखनी चाहिए आपको कि उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति, इनका जो इलेक्शन होता है वो बेसिकली इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्टली हम इसमें वोट नहीं करते हैं, मतलब जनता वोट नहीं करी हमसे, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व इनका जो है इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन करते हैं, मतलब वोट डालते हैं, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहेंगे इसको। और देखिए इसमें जो पद्धति, जो प्रोसेस यूज होती है वो है एकल संक्रमणीय मत। तो देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा इसको किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और देखिए ये बिल्कुल याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पद्धति कौन सी यूज होती है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मत अधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो देखिए जो 18 वर्ष वाला जो बेसिकली क्या था, ये 18 वर्ष वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन से इलेक्शंस में किया गया, तो इलेक्शन में किया गया था 1989 के इलेक्शन में। 1989 के इलेक्शन में इसको किया गया था, क्योंकि देखिए 1988 में तो क्या हुआ था, 61वां जो संशोधन हुआ था, 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसी के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है कर दी गई थी। तो 1989 में जो संपन्न हुई थी 9th लोकसभा, 9वीं लोकसभा हुई थी, उसमें बेसिकली इसको प्रयोग किया गया था जो 18 वर्ष वाला थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा जो आंसर है, सॉरी कौन सा जो ऑप्शन है वो निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो इसमें जो निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है वो है सहकारी कृषि, बाकी जो है सब निम्न उत्पादकता का कारण है। सहकारी कृषि जो है बेसिकली क्या है कि 20वीं शतक में प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रारंभिक प्रयास हुए, और इसके द्वारा मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सहकारी कृषि जो है उत्पादकता में वृद्धि करती है। जबकि देखिए अगर आप जनसंख्या का दबाव कहेंगे तो भारतीय कृषि में जो है वो भी दबाव बढ़ेगा, उत्पादकता जो है एक तरीके से जो है भारतीय कृषि जो है कम होगी, जबकि जो है सहकारी कृषि से बढ़ती है। डिस्क्रिश अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा भी जो है निम्न होती है उत्पादकता। और जो भूमि जोत का छोटा आकार है वो भी एक तरीके से कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है। इनमें से जो है सहकारी कृषि जो है कारण नहीं है। अब देखिए डिस्क्रिश अनएम्प्लॉयमेंट आप थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो
कृषि का क्षेत्र है उसमें, या किसी भी क्षेत्र में आप इसको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो देखिए अटल नव प्रवर्तन मिशन जो है, अटल इनोवेशन योजना जो है बेसिकली, या अटल इनोवेशन मिशन एम किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो ये जो आंसर है इसका वो है नीति आयोग। इसका जो आंसर है वो है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के तहत क्या किया गया था 2015 में घोषणा की गई थी कि जो भी स्कूल्स हैं, विश्वविद्यालय हैं, अनुसंधान संस्थान है और एमएसएमई क्षेत्र है या औद्योगिक स्तर है, उस पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसमें देखिए क्या होगा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब से उसको क्या बढ़ावा दिया जाएगा, स्किल्स को बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दी गई शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है? तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ आपके लिए, जो हिंदी भाषी जो एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे उसको ये शायद इसको अच्छे से समझ पाए, लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसको मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसमें वेरिएबल्स की बात हो रही है। वेरिएबल्स मतलब क्या है, एक जो है इंटरनल वेरिएबल और एक जो है बाहर जो चर होते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल वेरिएबल है उसमें कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप से भूमिका सुरक्षित करती है? तो बेसिकली कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जो हाइपोथेसिस को क्या कर देती है, बाह्य चरों के लिए एक भूमिका प्रदान करती है? तो इसका जो आंसर है वो है 18 का बी, प्रयोगात्मक विधि। तो देखिए प्रयोगात्मक विधि जो है वो इस तरीके का काम करती है। इसको मैं एक थोड़ा सा उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि इसमें शोधकर्ता जो है ये जान सकते हैं कि विभिन्न जो दृश्य पैटर्न है और हमारी धारणा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसी भी एक मान लीजिए ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, इसमें आपने चेंज किया, इसमें आपने कुछ चेंज किया, तो आप बेसिकली देखेंगे कि बी जो कि बाह्य चर है, जो कि जो सेकेंडरी वेरिएबल है, एक्सटर्नल वेरिएबल है, इसमें क्या चेंज आएगा। तो इस तरीके की जो विधि है ये प्रयोगात्मक विधि, इसमें क्या किया जाता है, साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होती है कि मान लीजिए आपका जो ध्यान है, अनुभूति है, भावना, स्मृति, धारणा, संवेदना, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आपकी कुछ चीजें, कुछ कंडीशन जो है वो बदल दी जाए, आपके जो बेसिकली आपको कुछ और कंडीशंस में रखा जाए या देखा जाए आपको, तो आपके जो ये वाली चीजें होंगी, ध्यान, अनुभूति, भावना, स्मृति, धारणा, ये सब चीजें कैसे चेंज होंगी, कॉन्शियसनेस आपकी कैसे चेंज होगी। तो प्रयोग किया जाता है बेसिकली। तो इसी का आंसर है बी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में प्राच्य देश अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक। इसमें देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे ना प्राच्य देश अधिगम मतलब जो पास्ट, बेसिकली हम कहेंगे एंशिएंट लर्निंग सिस्टम था, एंशिएंट लर्निंग सिस्टम था हमारा, तो उसके अंदर जो अधिगमता मतलब कर्ता मतलब है, होता है जो लर्नर होता है, उसकी भूमिका सापेक्षित रूप से अधिक सक्रिय मानी जाती है। तो देखिए बिल्कुल उसकी भूमिका जो है, जो भी लर्नर होता है, पुराने जो हमारे बेसिकली क्या थे, जो हमारे ओल्ड टाइप ऑफ लर्निंग थी, उसमें अधिगमकर्ता जो था, जो लर्नर था, उसकी जो भूमिका है वो सक्रिय मानी जाती थी, वो ज्यादा एक्टिव होता था। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं गुरुकुल प्रणाली के द्वारा। तो देखिए गुरुकुल प्रणाली में क्या था, भिक्षा मांगने जाते थे और बोलने का भी जो है वो ज्यादा उनको अवसर प्रदान किया जाता था, इसके अलावा और भी चीजें वो करते रहते थे। तो इसमें अधिगमकर्ता जो है उसकी भूमिका जो है सक्रिय मानी जाती है, लर्नर ओरिएंटेड कहेंगे हम इसको, लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो देखिए बच्चों को पढ़ाने की कला को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पेडागोजी। आपने पता ही होगा आपको पेडागोजी। एंड्रोगोजी देखिए किसको कहते हैं? एंड्रोगोजी कहते हैं जब वयस्कों को पढ़ाते हैं, जो प्रौढ़ शिक्षा या वयस्कों के शिक्षण से होती है, इसको यह वयस्क को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान है, तो एंड्रोगोजी इसको कहते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, इसमें 1000 माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो इसके देखिए आंसर मैं सीधा बता देता हूँ आपको, इसमें जो है काफी टाइप के जो क्या होते हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जुड़कर डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। देखिए माइक्रो प्रोसेसर हमारे फोन में भी होता है, लैपटॉप में होता है, हर चीज में है, और जितने ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर होंगे वो उतना कंप्यूटर फास्ट चलेगा। तो इसलिए सुपर कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि उसकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, और जो है इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है, इसमें से ऑप्शन चूज करना है। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डेटा का संग्रह करता है, तुलना करता है, निवेश युक्ति के साथ संप्रेक्षण करता है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें जो आंसर है वो है
एक तो देखिए गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, ये तो बिल्कुल सही है कि गणित के देखिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात हो रही है तो अर्थमेटिक्स जो है बेसिकली गणितीय तो आएगा ही। और एक क्या आएगा इसमें, तुलनाएं करता है, एक आएगा तुलनाएं करता है। तुलनाएं मतलब एक दूसरे से क्या करता है, उसकी जो है कंपैरिजन करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 और 3, मतलब ऑप्शन जो डी है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर था हमारा 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 22 था, 23 पे आते हैं हम। 23 है स्क्रॉल बार में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रॉल बार में क्या करते हैं, स्क्रॉल का मतलब आपको पता है कि हम अपने मैटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो इसलिए इसके लिए माउस के स्क्रॉलर को उपयोग में लाया जाता है। तो इसके स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं, तो मैटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्वेश्चन 23 का जो आंसर होगा सही वो है सी। तो देखिए इसका आंसर जो है बिल्कुल सी होगा कि मैटर को ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसके बाद में देखिए यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो इससे क्या मतलब पता चलता है, तो यह क्या है। तो देखिए .edu मतलब आपको पता चल गया कि ये डोमेन किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से। US है तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से रिलेटेड है ये। तो इस प्रकार से .edu जो है अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डोमेन नेम है। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। यूएस से अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है एब्सोल्यूट डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। तो देखिए इन ऑप्शंस में से कौन सा एब्सोल्यूट होगा जिसमें इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। तो देखिए इसका आंसर है इसका यूआरएल। मैंने कल भी जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यूआरएल वगैरह के जो भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। तो देखिए यूआरएल में क्या होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल में वेबसाइट का एड्रेस होता है, और देखिए पाथ होता है, पाथ बेसिकली उसको कहेंगे हम, और डायरेक्टरी होती है, और फाइल होती है। तो ये चार पांच चीजें होती हैं। आप और जाके इसको देख लेंगे थोड़ा सा। तो यूआरएल में जो है एब्सोल्यूट यूआरएल में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। इसके बाद में देखिए जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली एक तरीके से क्या है, जावा जो लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट कहेंगे। एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और स्ट्रिंग जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं और चीजें जो है बता देता हूँ कि देखिए एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है। एब्सोल्यूट एड्रेस वो एड्रेस होता है, वो जो है फाइनल चीज होती है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम मेमोरी में उसकी लोकेशन होती है, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है, तो देखिए नेटवर्क सर्वर पर मौजूद एक विशिष्ट फाइल के लिए डायरेक्ट हाइपरलिंक। तो देखिए अगर कोई आपकी वेबसाइट पे कोई भी लिंक आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट लिंक कहेंगे। और वो दूसरी बेसिकली वो लिंक जो है किसको खोलेगा, दूसरी वेबसाइट को खोल देगा, तो उसको एब्सोल्यूट लिंक कहा जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम को किस भारतीय संस्थान ने अनावरण किया है। तो देखिए इसका जो आंसर है काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्यों आया है, ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि सिलेबस में आपके दिया हुआ है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड है ये। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहला स्वदेशी, फर्स्ट इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना जो है उसको कदम नाम दिया गया है। तो ये बनाया गया है किसके द्वारा, ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। और देखिए बेसिकली इसमें क्या, अगर आप पिक्चर्स देखेंगे इसकी जाके, तो जो है जो थाई होती है, थाई से एक रॉड जो है नीचे की तरफ लगाई गई है जो कि अच्छे से पैर का काम कर सकती है। हाल ही में किस वैज्ञानिक संगठन ने 65 एक्सो प्लैनेट की खोज के साथ एक अब तक कुल 5000 से अधिक एक्सो प्लैनेट का मतलब होता है जो बाह्य ग्रह होते हैं उनकी खोज की है। तो देखिए इसमें से कौन सी एजेंसी है जो इस तरीके का काम कर सकती है, तो इसमें जो है आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी जो हो इसका आंसर होगा नासा। नासा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है, नेशनल एरोनॉटिकल्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और देखिए नासा के बारे में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि 65 एक्सोप्लैनेट्स का जो है खोज की है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, 2022 में भेजे गए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो देखिए ISS है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए पहले निजी मिशन का क्या नाम है। तो देखिए इसके लिए जो पहला निजी मिशन है उसका क्या नाम है, उसका नाम क्या है बेसिकली AX1 एक्सियोम मिशन जो है उसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा इसका एक्सियोम मिशन A1। इसमें देखिए एक्सियोम मिशन का मैं आपको बता दूं
कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब इंटरनेशनल स्टेशन पे भेजा जाएगा, जिसमें कि नाम है लैरी कॉनर। ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, पर फिर भी मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एटन स्ट्रे मार्क पैथी, ये सब भेजे जाएंगे। इनको 8-10 दिन के लिए, कहीं कहीं पे 8 दिन दे रखा है, कहीं पे 10 दिन दिया हुआ है, तो उन 8-10 दिन के लिए इनको भेजा जा रहा है और देखा जाएगा कि अंतरिक्ष का इनके मस्तिष्क पे क्या जो है असर पड़ेगा। तो देखिए ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद में देखिए ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखा चित्र संगठक और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है, जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखा चित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या करके प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो देखिए क्वेश्चन को आप 1-2 बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कंसेप्ट मैप की। कंसेप्ट मैप की बात कर रहा है। तो कंसेप्ट मैप मतलब अवधारणा जो मानचित्र होता है, अवधारणा मानचित्र, उसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप। और इसमें क्या होता है कि दूसरे के साथ सहयोग से बनाए गए लेखा चित्र द्वारा अधिगम करता मतलब लर्नर की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, ऐसे करके जो है मैप्स बना दिए जाते हैं, कंसेप्ट एक कंसेप्ट के अंदर एक कंसेप्ट, और इसको लाइन के सारा द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है। तो इससे देखिए काफी जो है एक सहूलियत होती है। अधिकांश अवधारणा मानचित्र विचारों को बॉक्स या गोले के रूप में चित्रित किया जाता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि मुख्यतः सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, उसे इस रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो सीमित उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, सीमित उत्तर वाले प्रश्न, उनके लिए जो भी तरीका, जो बेसिकली रेगुलेटरी नॉर्म्स है, तो उसको किसके संबंध में प्रस्तुत किया जाता है, उसको जो है किसके संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब किसके संबंध में उसको यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता दूं। इसमें जैसे आपने किसी ने दी होगी एसएसबी, अगर आपने आर्मी या नेवी में एसएसबी दी है, तो क्या होता है कि आपको एक पिक्चर दिखा दी जाती है। पिक्चर दिखाने के बाद में आपको कुछ उसके पार्ट्स दे दिए जाते हैं और फिर आपको एक स्टोरी बनानी पड़ती है उस पिक्चर पे। तो इसी तरीके की बात यहाँ पे हो रही है कि सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मापदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, उसको शब्दचित तकनीक कहा जाता है। उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, शब्दचित तकनीक। और इसको इंग्लिश में कहते हैं विग्निटी टेक्निक। विग्निटी टेक्निक इसको कहा जाता है। आपको और थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने उदाहरण आपको बताया है वो आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं कि शब्द चित्र से जो है बेसिकली आपको एक कहानी या एक पूरी की पूरी जो स्थिति है, कंडीशन है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपने विचारों, अपने विश्वासों, दृष्टिकोणों को से बताना पड़ता है या उसको पढ़ाना पड़ता है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसी के साथ में देखिए दोस्तों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप से जो है मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल कमेंट करके बताया करिए कि आपको किस तरीके की चीजें, थोड़ा मैं डीपली जा रहा हूँ या कम पढ़ना है, वो सब चीजें आप कमेंट में बताया करिए। साथ में जो क्वेश्चंस मैं बीच बीच में पूछता हूँ, तो देखिए इससे आप ही का फायदा होगा, आप इंगेज होंगे। और अगर ज्यादा स्टूडेंट्स जो एंगेज होते हैं तो हम एक ग्रुप भी फॉर्म करेंगे, जिससे और ज्यादा एंगेजमेंट भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जो वॉच टाइम है 80.5%, नॉन सब्सक्राइब है और सब्सक्राइब है ओनली 19.5। तो देखिए समझदारों को इशारे काफी होता है, आप सभी लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट बताया तो करिए, क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ उसके आंसर दिया कीजिए। और इससे देखिए आपकी तैयारी में मैं पर्सनल गारंटी देता हूँ कि आपकी तैयारी में काफी सुधार आएगा और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, एंड बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए अच्छे से। और भी मैं जो टेस्ट पेपर्स हैं वो बिल्कुल जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू।